Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे। अगर इस तरीके से आपको ये पीडीएफ नहीं मिलता है या टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक बहुत सिंपल तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला चैनल मिलेगा। यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर जा सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी जाकर वहाँ पर भी अगेन सर्च बॉक्स में दीपक यादव एजुकेशन टाइप करना है, आपको ये वाला चैनल मिलेगा। चैनल क्या प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर पाओगे। चलो फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से मोटिवेशन के साथ में। आज का मोटिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और बस काम करना शुरू करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना गोल डिसाइड करते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा कर देते हैं, बात ही बात चल रही है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं किया है। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, मतलब ऐसे होते हैं जो कि बात बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन काम बहुत कम। तो उस कैटेगरी में कभी नहीं आना है। करना क्या है, बात कम से कम करनी है और काम ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जब काम करोगे रिजल्ट आएगा, उसके बाद लोगों को अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है ना। और मैं तो कहता हूँ यार, कभी भी किसी को बताना नहीं चाहिए। कुछ भी करो कभी भी किसी को मत बताओ, एकदम से लोगों को झटका लगना चाहिए जब आप उस चीज़ के अंदर सक्सेसफुल हो जाओगे। और डेफिनेटली होगे यार, चुपचाप काम करोगे, मेहनत करोगे तो क्या चीज़ है जो कि पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। और जैसा मैं हमेशा ही बोलता हूँ, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन भी है। तो कहने का मतलब है बतियाओ कम, काम ज़्यादा करो, ठीक है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। देखो बहुत सारे रेलिवेंट आर्टिकल्स हैं, काफ़ी डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं पिछले कुछ दिनों से जो करंट अफेयर का वीडियो है वो कभी आ रहा है कभी नहीं आ पा रहा। देखो शेड्यूल ना मेरा बहुत ज़्यादा बिजी है, ये 25 सितंबर तक ऐसे ही रहने वाला है। शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है जिसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। जैसे कि आज थोड़ा सा टाइम मिला था मुझे, लगभग यहाँ पर 2 घंटे में फ्री था और मुझे पता था यार मैं 2 घंटे खाली रहने वाला है, तो मैंने यहाँ पर ये पीपीटी क्रिएट कर ली है। तो आज का लेक्चर डेफिनेटली आने वाला है। तो इस प्रकार से अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिल जाए तो मैं आराम से काम कर लूँ, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है ना, फिर उसके बाद में यही दिक्कत होती है। लेकिन मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगा कि अब से रेगुलर वीडियो लेकर आ पाऊँ। वैसे मैं पहले ही बोला था कि रेगुलर लेकर आऊँगा करंट अफेयर का वीडियो, लेकिन एक मतलब जो पॉसिबिलिटी है ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अगर ज़रा सा भी पॉसिबल हो, ज़रा सा भी रास्ता हो तो मैं तुरंत वो काम कर दूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा हमारा पिछले आर्टिकल्स है वो सब मैं कवर कर रहा हूँ धीरे धीरे, वो सब आपके वीडियोस के अंदर कवर करवा दिए जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लेना। और जो पिछले मंथ का पीडीएफ है वो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। काफ़ी सारे लोगों की डिमांड आ रही है, सर पिछले मंथ का पीडीएफ प्रोवाइड करवा दो। अभी मैं मंथली पीडीएफ वगैरह भी बनाना पूरा तरीके से छोड़ दिया था, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पर। डोंट वरी, पिछला पीडीएफ बस खाली मेरे को मर्ज करना बाकी है, लेकिन उसमें भी है कि टाइम बहुत लग जाता है। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये सब 25 सितंबर तक हैं। 25 सितंबर के बाद में 26 सितंबर से रेगुलर हम लोग लगने वाले हैं, दबाकर पढ़ाई करने वाले हैं। वैसे अभी भी चली रही है पढ़ाई, ऐसा नहीं है। मॉर्निंग का जो वीडियो आ रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर मैं अलग अलग न्यूज़पेपर से एडिटोरियल लेकर भी कवर कर रहा हूँ। तो जो अलग अलग आर्टिकल्स हैं मैं वहीं पर कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मॉर्निंग में वीडियो आ रहा है, आप उसको फॉलो करते रहो। चलो फिर आज का पहला आर्टिकल बेसिकली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को लेकर है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हर साल इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का क्वेश्चन है बेसिकली आचार्य विनोबा भावे जी को लेकर। तो आचार्य विनोबा भावे कौन है, इनके बारे में चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर नंबर 1 जब आप लोग ओपन करोगे ना तो उसके अंदर यूपीएससी ने सिलेबस के अंदर कुछ टॉपिक्स दे रखे हैं, जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट्स, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन है। तो ये मैं बता क्यों रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये वाला आर्टिकल आप लोग इन सभी टॉपिक से लिंक कर पाओगे, रिलेट कर पाओगे। अब पहली बात, आखिरकार आचार्य विनोबा भावे जी न्यूज़ में आए क्यों? क्योंकि रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने श्रद्धांजलि दी है इनको इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर, दैट इज़ वाई ये न्यूज़ में है। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग को इनके बारे में क्या जानना ज़रूरी है। पहली बात, हम लोग बिल्कुल डिटेल से चलेंगे, बेसिक से समझेंगे। अगर हम लोग इन बर्थ देखें इनका कि इनका जन्म कब होता है, तो इनका वैसे पूरा नाम है विनायक नरहरि भावे। इनका जन्म होता है 11 सितंबर 1895 में गागोड़े बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर में, जो कि महाराष्ट्र के नाम से आज के टाइम पर जाना जाता है। अब उसके बाद में एक एल्डेस्ट सन थे ये
नरहरि शंभू राव और साथ ही साथ रुक्मणी देवी के। तो देखो ये जो बात है ना, ये बात याद रखने वाली नहीं है, ये आपसे कहीं नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि अगर आप लोग पिछले 20 साल के भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स के पेपर देख लो तो इस प्रकार से बर्थ वगैरह नहीं पूछा गया है। तो बस खाली मैं बेसिक से बता रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ध्यान मतलब इतना रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर बात ये की जाती है, आचार्य विनोबा भावे जी एक नॉन वायलेंस एक्टिविस्ट थे, यानी कि जैसे यहाँ पर गांधी जी का एक पर्पस था नॉन वायलेंस का रास्ता, यानी कि अहिंसा के रास्ते पे चलना, वही चीज़ यहाँ पर ये भी अपनाते थे। इनफैक्ट आचार्य विनोबा भावे जी गांधी जी के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉलोवर थे। तो आचार्य विनोबा भावे जी एक नॉन वायलेंस एक्टिविस्ट थे, अहिंसा पर विश्वास करते थे, फ्रीडम एक्टिविस्ट थे, देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ा रोल इनका देखने को मिला है, सोशल रिफॉर्मर थे और स्पिरिचुअल टीचर भी थे। आगे आते हैं। अब अवार्ड्स और रिकग्निशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये ध्यान रखना है। अगर हम लोग इनके बारे में बात करें तो ये पहले रिसिपिएंट बने हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले रिसिपिएंट बने हैं इंटरनेशनल रेमन मैग्सेसे अवार्ड के। जो ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड है जो कि रिसेंटली न्यूज़ में भी था, तो इसके पहले रिसिपिएंट या फिर आप कह सकते हो विनोबा भावे जी पहले व्यक्ति बने जिनको इंटरनेशनल रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था इनकी कम्युनिटी लीडरशिप के लिए 1958 में। फिर उसके बाद में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, जो कि इंडिया का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो यहाँ पर इनकी मृत्यु के बाद में ये भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, ठीक है ना, 1983 में, मतलब इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो गांधी जी के साथ में इनका एक बहुत बड़ा एसोसिएशन है, जैसा मैंने आपको पहले बताया गांधी जी के एक फॉलोवर थे। विनोबा भावे जी गांधी जी से मिलते हैं 7 जून 1916 में। कब? 7 जून 1916 में, और वहाँ पर आश्रम में थोड़े टाइम के लिए रुकते हैं। फिर उसके बाद में जो गांधी जी की टीचिंग्स हैं वो सब यहाँ पे क्या करती हैं, विनोबा भावे जी को बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से इंस्पायर करती हैं। विनोबा भावे जी बहुत सारी बातें यहाँ पर सीखते हैं। और 8 अप्रैल 1921 में क्या होता है, विनोबा भावे जी ये पहुँचते हैं वारदा में जाकर वहाँ पे रुकते हैं और गांधी जी काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर बातचीत करते हैं। और जब तक ये वारदा में रुकते हैं ना, तो वहाँ पे करते क्या है, ये उस गांधी आश्रम को यहाँ पर ये संभालते भी हैं। फिर इनका रोल फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर काफ़ी बड़ा है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, सबसे बड़ी बात क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के अंदर इन्होंने हिस्सा लिया। साथ ही साथ में जो स्वदेशी मूवमेंट है उसको यहाँ पर एक बढ़ावा दिया, यानी कि हम अपना सामान खुद का यूज़ करें। प्लस यहाँ पर इन्होंने जो वो चरखा था उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, सभी लोगों के ऊपर जोर दिया कि उस चरखे का इस्तेमाल किया जाए और फैब्रिक का ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए। फिर 1932 के अंदर इनको जेल में डाल दिया जाता है, लगभग 6 महीने के लिए धुलिया में इनको जेल में डाला जाता है। रीज़न क्या है, रीज़न ये बोला जाता है कि ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, यानी कि जो भी अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था उसके अगेंस्ट में कुछ कॉन्स्पिरेसी रच रहे थे, है ना, कुछ षड्यंत्र रच रहे थे, उसकी वजह से इनको 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया था। ये बात थी 1932 की। अब वहाँ पर भी इनका एक इम्पॉर्टेंट सा काम देखो, जब जेल में थे ना तो इन्होंने वहाँ के दूसरे कैदियों को क्या किया, भगवत गीता के बारे में समझाया, भगवत गीता के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बताई, उसके बारे में एक्सप्लेन किया। जितने भी लेक्चर्स इन्होंने भगवत गीता के ऊपर दिए धुलिया जेल में ना, वो सब सारी बातें कलेक्ट कर ली गई और बाद में उन सभी बातों को एक किताब के अंदर पब्लिश किया गया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि जेल के अंदर भी ये काम किया गया। जेल के अंदर इन्होंने सारे कैदियों को भगवत गीता के बारे में समझाया, उसको एक्सप्लेन किया, वो सारी बातें कलेक्ट कर एक बुक के अंदर पब्लिश करवा दी गई हैं। प्लस यहाँ पर ये पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही के तरह चूज़ करे गए गांधी जी के थ्रू खुद। साथ ही साथ में यहाँ पर फिर से यहाँ पर इनको 5 साल की सज़ा होती है। अब जो 5 साल की सज़ा है वो बेसिकली केस लिए दी गई, जो नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस किया जा रहा था ब्रिटिश रूल के खिलाफ में, है ना, यानी कि अंग्रेज़ों के खिलाफ में जो ये नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस चल रहा था उसको लीड कर रहे थे, इसी चक्कर में यहाँ पर इनको ये सज़ा दी गई। उसके साथ साथ यहाँ पर इनको एक टाइटल मिलता है आचार्य का, टीचर का भी यहाँ पर एक टाइटल मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बात हो गई कि फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर क्या रोल था। बाकी सोशल वर्क के अंदर भी एक बहुत बड़ा रोल था इनका। इन्होंने लगातार बिना थके काम किया ताकि हम लोग अपने देश से कुछ सोशल इविल्स को ख़त्म कर सके। कुछ बुरी बातें आपको देखने को मिलती थी, जैसे कि इनइक्वालिटी, असमानताएं जो हैं, उसको इरेडिकेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए इन्होंने लगातार बिना थके काम किया है। ऐसे और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसको यहाँ पर रोकने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। लोगों के लिए एक तरीके से ये प्रोग्रेस की तरफ काम करते थे। इन्होंने सर्वोदय फ्रॉम गांधी इसको अडॉप्ट किया, जो टर्म था ना सर्वोदय, ये टर्म को यहाँ पर ये अडॉप्ट करते हैं। उसका मतलब है प्रोग्रेस फॉर ऑल, सभी लोगों के यहाँ पर विकास हो, सभी लोगों के ऊपर ये फोकस करते थे। और
इसी मूवमेंट के अंदर में हुआ क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इन्होंने इसी सर्वोदय मूवमेंट के अंदर में बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स को लागू किया 1950s के आसपास। और उसी प्रोग्राम में से एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है भूदान मूवमेंट। भूदान मूवमेंट आपने पढ़ा होगा। देखो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, भूदान मूवमेंट। भू मतलब ज़मीन और दान मतलब दान कर देना। अब वो कैसे समझते हैं इसको, ये इसको लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पहले बना हुआ है बहुत सारे एग्जामिनेशन के अंदर। तो 1951 की बात है, विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया अपना ये भूदान मूवमेंट। लगभग ये तारीख थी 19, लगभग 19 तारीख थी 1951 के अंदर। जो क्या था, जो हरिजन्स थे पोचमपल्ली गांव के, उन्होंने यहाँ पर विनोबा भावे जी से रिक्वेस्ट करी कि भाई उनको कुछ ज़मीन मिले, उस ज़मीन से यहाँ पर वो अपना जो जीवन है उसको व्यतीत कर सकें। तो विनोबा भावे जी ने क्या किया, जो भी लैंडलॉर्ड्स थे, बड़े बड़े लोग थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें थी, है ना, गांव के लोग थे, तो इनसे यहाँ पर बातचीत करी। और बातचीत करने के बाद में उन लैंडलॉर्ड्स को लेकर आए सामने। उन लैंडलॉर्ड से बोला कि भैया इन हरिजन्स को बचाया जाए, इनके पास में कुछ ज़मीन नहीं है, इनको ज़मीन दिया जाए ताकि अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो उसके बाद यहाँ पर लैंडलॉर्ड साथ में आते हैं और जितना भी रिक्वायरमेंट वाला लैंड होता है, जितनी भी ज़मीन की रिक्वायरमेंट होती है, वो ज़मीन ऑफ़र करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है, यानी कि भूदान मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है। भूदान मूवमेंट यानी गिफ्ट ऑफ द लैंड, यानी कि एक ज़मीन एज अ गिफ्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई थी गरीब लोगों को, ताकि वो अपना जो एक तरीके से लिविंग है वो पूरा कर सकें। ये जो मूवमेंट है लगातार 13 साल तक ऐसे ही चलता रहा। विनोबा भावे जी बहुत सारी जगह पर घूमे। हमारे देश का लेंथ ब्रेड की बात करें तो लगभग टोटल 58,741 किलोमीटर्स को उन्होंने टूर किया, इधर उधर यहाँ पर घूमे। और यहाँ पर इस मूवमेंट को पूरी तरह से प्रमोट किया गया था, तो बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। इस मूवमेंट के तहत बहुत सारी ज़मीन ये कलेक्ट कर पाए, जिसमें से 1.3 मिलियन के आसपास जो ज़मीन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी पुअर लैंडलेस फार्मर्स को, यानी कुछ ऐसे लोग जिनके पास में कोई ज़मीन नहीं थी, ऐसे किसान भी थे, तो उनको यहाँ पर ये ज़मीन प्रोवाइड करवाई गई ताकि यहाँ पे वो लोग वहाँ पे खेती कर सकें और जो अपना लिविंग है उसको यहाँ पे आगे बढ़ा सकें, अपना जीवन व्यतीत कर सकें। प्लस उसके बाद में काफ़ी सारे रिलीजियस वर्क्स यहाँ पर इनके थ्रू देखने को मिलते हैं। इन्होंने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया था ब्रह्मा विद्या मंदिर को। तो आपसे क्वेश्चन बने, ब्रह्मा विद्या मंदिर को एस्टेब्लिश करने वाले व्यक्ति कौन से हैं, तो यहाँ पे विनोबा भावे जी हैं। इन्होंने 1959 में इसको एस्टेब्लिश किया था। साथ ही साथ में इनका एक बहुत ज़्यादा मजबूत स्टेप था काउ स्लॉटर को लेकर, यानी कि जो गाय वगैरह को मारा जाता था ना, उसके ये बिल्कुल खिलाफ थे। और इस चीज़ को लेकर इन्होंने फास्ट भी करा, आप कह सकते हो अनशन भी किया। इन्होंने बोला कि देखो ये जो है ना काउ स्लॉटर, यानी गाय को जो मारा जा रहा है, इसको पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए इंडिया के अंदर में भी, ठीक है ना। तो ये काम यहाँ पर इनके थ्रू किया गया। लिटरेरी वर्क में बात करें तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जैसे स्वराज्य शास्त्र हो गया, गीता प्रवचने हो गया, उसके बाद में तीसरी शक्ति हो गया। तो ये कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि इनके थ्रू लिखी गई हैं। ये बुक्स ऐसी हैं जिसको लेकर क्वेश्चन बना है, इस वजह से यहाँ पर इनके नाम यहाँ पर मेंशन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है। लास्ट में इनकी डेथ होती है 1982 में वारदा यानी महाराष्ट्र के अंदर में। क्लियर हो गई बातें। तो इतने डिटेल में आपने पढ़ा है कि अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है, इवन ना यूपीएससी किसी भी एग्जाम में बनता है इनको लेकर, तो आप सारे क्वेश्चंस को बहुत आराम से लगा सकते हो। ठीक हो गई बात। आगे आते हैं। आगे आने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे लाइक का बटन प्रेस कर दो। सभी लोग यहाँ पर एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं ना। अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी के अंदर जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन का टॉपिक है। और हम हर साल देखते हैं योजना, उसके बाद में प्रोग्राम्स और जो भी हमारी स्कीम्स हैं उनको लेकर हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे एक स्कीम चर्चा में, एक योजना चर्चा में बेसिकली, इसका नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसको हम लोग PMMSY के नाम से भी जानते हैं। ये टॉपिक्स आपको सिलेबस में देखने को मिलेंगे जीएस पेपर 2 और 3 में। यहाँ से आप लोग इस पर्टिकुलर आर्टिकल को लिंक कर पाओगे। अब ये न्यूज़ क्या है इसको समझते हैं। देखो हुआ क्या है कि इस पर्टिकुलर योजना की 2nd एनिवर्सरी रिसेंटली सेलिब्रेट करी गई है, यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को अभी यहाँ पर 2 साल हो चुके हैं। इस वजह से यहाँ पर इसका सेलिब्रेशन हुआ। और इस योजना का फोकस यह है कि साल 2024-25 तक लगभग 68 लाख के आसपास एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए, यानी कि आने वाले 2-3 सालों में 68 लाख या आप कह सकते हो 70 लाख के आसपास जो रोज़गार है वो जनरेट करने का इसका गोल है। अब ये है क्या PMMSY, इसको हम लोग समझते हैं। PMMSY है, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री मैं तो भूल गया, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुझे मातृ वंदना योजना याद आ गई। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से देखें
तो देखो इस पर्टिकुलर स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया था हमारी सरकार के थ्रू एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज। यानी जो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसके थ्रू हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने पैरों पर खुद खड़े हों, ज़्यादातर प्रोडक्शन वगैरह खुद करें, हम लोग अपनी इकोनॉमी को खुद डेवलप करें, हम लोग आत्मनिर्भर बन पाएँ। तो बेसिकली यहाँ पर इस पर्टिकुलर योजना को इंट्रोड्यूस करने का मकसद भी यही है कि ये बेसिकली एक हिस्सा बने आत्मनिर्भर भारत पैकेज का। इसमें इन्वेस्टमेंट कितना करने के बारे में चर्चा की गई है, 20,050 करोड़ 20,050 करोड़ रुपए यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में चर्चा की गई है। और मैं आपको बता दूं ये जो योजना है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये योजना रिलेटेड है फिशरीज सेक्टर से, यानी जो मछलियों वाला सेक्टर है, मछली विभाग है बेसिकली आप कह सकते हो, उसी सेक्टर से ये पूरी तरह से बिलोंग करती है। तो ये स्कीम किस लिए काम करती है, फिशरीज सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि फिशरीज सेक्टर में मछली का जो क्षेत्र है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। अब ऑब्वियस सी बात है, मछली पकड़ता है कौन, पकड़ता है मछुआरा पकड़ता है, जिसको हम लोग फिशरमैन बोलते हैं। तो फिशरमैन को ये सपोर्ट करती है योजना, फिशरमैन को जैसे इंश्योरेंस कवर देना, कुछ पैसों का सपोर्ट प्रोवाइड करवा देना, किसान क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी के अंदर में उनको हेल्प प्रोवाइड करवा देना। तो ये सारा काम यहाँ पर इस योजना के तहत किया जाता है। अब इस योजना के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसका उद्देश्य क्या है समझते हैं। देखो इसका मकसद यहाँ पर यह है कि जो भी रूरल इकोनॉमी है, यानी कि जो रूरल एरियाज़ आपको देखने को मिलते हैं, जो गांव वाले एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके उनकी इकोनॉमी को बढ़ावा देना। अब जैसे बहुत सारे एरिया में मछली बहुत सारी देखने को मिलेगी, तो उस मछली को पकड़ना, उस मछली को एक्सपोर्ट करना, उसका व्यापार करना, उससे क्या होगा, वहाँ पे इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन होगा। तो कहने का पर्पज़ है कि जो भी रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, उसी रिसोर्सेज से इनकम जनरेट करना, उसी रिसोर्सेज से इकोनॉमी को बढ़ावा देना। दूसरा यहाँ पर इसका उद्देश्य है, जो मेन मोटा है वो है रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म। फिशरीज सेक्टर जो हमारा मछली वाला जो क्षेत्र है ना, उसको उसके अंदर कुछ चेंजेस लेकर आना, उसको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देना, ये यहाँ पर इसका एक मकसद है। क्लियर हो गया, आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पर बात ये कि ये जब हम लोग रिफॉर्म की बात करते हैं तो कुछ नए फिशिंग हार्बर्स को बनाना मछलियों के लिए, उस मछली पकड़ने के लिए एक नया एक प्लेटफॉर्म बनाना। उसके बाद में जो आज के टाइम पर जो मछुआरे होते हैं ना, वो क्या यूज़ करते हैं, मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूँ। एक पिक्चर में लेकर आया था, एक सेकंड रुक जाओ, वो पिक्चर शायद है नहीं, एक पिक्चर में लेकर आया था। होता क्या है ना, मछुआरे ट्रॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये ट्रॉलर्स क्या होता है, ट्रॉलर्स को समझने के लिए हमें एक क्लियर पेज पर चलना होगा, ये समझने के लिए एक बहुत है। ट्रॉलर्स में क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया। देखो एक बोट होती है, उस बोट से यहाँ पे मछली पकड़ी जाती हैं। लेकिन अब मान लो यहाँ पर ये समुद्र है, बोट चल रही है, इस बोट से कैसे मछली पकड़ते हैं, यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं ट्रॉलर का कॉन्सेप्ट। तो मछली पकड़ने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर एक जाल बांध दिया जाता है और उस जाल को समुद्र के अंदर छोड़ दिया जाता है। वो जाल पूरी तरह से यहाँ पर हो गया। अब इस बोट को आगे बढ़ाया जाएगा, बोट जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इस जाल को साथ में अपने खींचेगी, और जाल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा क्या करेगा, ये अपने अंदर सब कुछ जितनी भी चीज़ आ रही है उसको पकड़ता हुआ चलेगा, ठीक है ना। ये जाल फैल कर अंदर है और फैला हुआ है और उसका इसको खींचा जा रहा है और आगे ये मछलियों को पकड़ रहा है, मछलियों के साथ साथ जो भी यहाँ पर आ रहा है उन सभी चीज़ों को ये पकड़ भी रहा है। फिर लास्ट में बोट को रोक कर इस जाल को बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर हो गई बात। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉलर। तो ट्रॉलर से क्या हो रहा है, हमारा एनवायरमेंट जो हमारा मैरीन इकोसिस्टम है वो भी काफ़ी डैमेज हो रहा है। कैसे, देखो जैसे मैंने आपको बताया जाल नीचे हम लोग चला रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, मछलियों के साथ साथ दूसरे जानवर भी फंस रहे हैं, प्लस जो नीचे हमारा मैरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो भी यहाँ पर ज़्यादातर डैमेज होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये काफ़ी हद तक नुकसानदायक था। तो इस पर्टिकुलर योजना में एक फोकस किया गया कि भैया ट्रॉलर से हम लोग शिफ्ट हो जाएं डीप सी फिशिंग के ऊपर। डीप सी में क्या होगा, इनको एक नए टाइप का बोट दिया जाएगा जो कि ले जाकर समुद्र के बीचों बीच रोक सकते हैं और वहाँ पर खड़े होकर मछली पकड़ सकते हैं। तो ये काम यहाँ पर किया जाएगा, ट्रॉलर को रोका जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव है हमारा इस पर्टिकुलर स्कीम के तहत। आगे आते हैं, अब कितना कुछ अचीव कर लिया इस योजना ने, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप पहले ही समझो फिशरी सेक्टर, जो ये मछलियों का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा ना, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक इम्प्रेसिव ग्रोथ भारत ने देखी है। लगभग 2019-20 से लेकर 2021-22 में देखोगे तो एक बहुत बड़ी ग्रोथ हुई है, 14.3% का ग्रोथ हुआ है। यानी फिश का प्रोडक्शन, मछली का प्रोडक्शन हम लोगों ने बहुत किया। ये अभी इस साल बहुत ज़्यादा हाई नंबर पर है। 2019-20 में कितने मछली का प्रोडक्शन किया गया था, 141.64 लाख टन्स के आसपास का। लेकिन साल 2021-22 में आप देखोगे तो 161.87 लाख टन्स के आसपास का ये प्रोडक्शन हुआ है।
तो एक बहुत बड़ा इंक्रीमेंट देखने को मिला है पिछले साल के कंपैरिजन में, ये बताया गया। फिशरीज सेक्टर में जब प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ तो हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी बहुत किया है। तो एक्सपोर्ट के मामले में हम लोग अभी काफ़ी आगे निकल चुके हैं और एक्सपोर्ट में हमने सबसे ज़्यादा श्रिम्प को एक्सपोर्ट किया है। श्रिम्प क्या होता है इस प्रकार से आपको देखने को मिले, इसको हम लोग झींगा बोलते हैं। इसका एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ और करेंटली यहाँ पे बताया गया कि जितना भी हम लोगों ने फिशरीज़ को एक्सपोर्ट किया है ना, वो एक्सपोर्ट लगभग 123 कंट्रीज़ में किया गया है। 123 देशों को हम लोगों ने सामान भेजा है। जैसे जो पॉपुलर कंट्रीज़ है चाइना, थाईलैंड, जापान, ताइवान, तुनिशिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हांगकॉन्ग, कुवैत, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया है। उसके बाद और भी आपको छोटे छोटे देश देखने को मिलेंगे जहाँ पर एक्सपोर्ट हुआ है। अब जो ये हमारे पास में योजना है ना, इसने लगातार सपोर्ट किया है। 31.47 लाख जो फार्मर्स हैं ना, इनको इंश्योरेंस कवरेज में लेकर आया और ये फार्मर्स 22 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं। मतलब ये स्कीम ऑलरेडी काम कर रही है। इसने प्रोडक्शन भी बढ़ाया, एक्सपोर्ट भी बढ़ाया, हमारे फार्मर्स को भी सपोर्ट कर रही है। ये यहाँ पर इसका एक तरीके से काम देखने को मिलेगा, इसका अचीवमेंट देखने को मिलेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाता है 2 बेसिस पर। एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरा होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 2 तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है आपको वो सेम से ही लग रहा है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का जो पर्पज़ है वो ये होता है कि मान लो कोई भी अगर प्रोजेक्ट लग रहा है तो उसमें जितना भी खर्चा हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार देती है। लेकिन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर क्या होता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार साथ में मिलकर खर्चते हैं। दोनों के बीच में यहाँ पर उस कॉस्ट को शेयर किया जाता है। क्लियर हो गई बात। तो ये डिफरेंस यहाँ पे ज़रूर से ध्यान रखना, हमेशा ये न्यूज़ में रहता है। आई होप आपको ये PMMSY बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है बैन ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ ब्रोकन राइस। जो टूटे हुए चावल हैं उसके एक्सपोर्ट के ऊपर अभी बैन लगाया गया। तो ये बैन क्यों लगाया गया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये बहुत रेलिवेंट पॉइंट है और टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रूर से ध्यान से सुनते हुए चलना, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, एक्सपोर्ट के निर्यात के ऊपर बैन लगा दिया, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 और 3 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, फूड सिक्योरिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरवेंशंस का। पहली चीज़, न्यूज़ क्या है, भारत ने जो टूटे हुए चावल हैं, ब्रोकन राइस है, इसके एक्सपोर्ट के ऊपर यानी इसके निर्यात के ऊपर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अब यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न क्या समझते हैं। देखो, इंडिया जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है चावल का। दुनिया भर में जब आप लोग राइस को देखते हो ना, तो उसका 40% राइस इंडिया से ही जा रहा है। हम लोग compete कर रहे हैं डायरेक्ट थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, म्यांमार जैसे देशों से। वर्ल्ड मार्केट में हम लोग एक सबसे बड़े एक्सपोर्टर के मामले में भी जाने जाते हैं। अब ब्रोकन राइस का इंपॉर्टेंस इतना क्या है, भारत इसको एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्यों यहाँ पर इसके ऊपर बैन लगा रहा है, क्या इतना खास चीज़ है इसके अंदर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो ये टूटा हुआ चावल है ना, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने जानवरों को खिलाने के लिए, जानवरों को खाना खिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो कैलोरिक वैल्यू वो काफ़ी ज़्यादा होती है। फाइबर कंटेंट कम है, कैलोरिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जानवरों के लिए बेस्ट है। जो हमारे गाय भैंस हैं उनको भी यहाँ पर ये दिया जाता है। प्लस हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक हो गया, डिस्टिल्ड कलरलेस ड्रिंक हो गया, उसके अंदर भी यहाँ पर इसको मिक्स किया जाता है। बार्ले के अंदर मिक्स किया जाता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो इंडस्ट्रियल पर्पस में भी यहाँ पर इस टूटे हुए चावल का यूज़ होता है। उसके साथ साथ ये जो एक रॉ मटेरियल है ना, इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं चावल का आटा बनाने के लिए। प्लस में जो बेबी का फूड आता है ना, बच्चों का खाना सेरेलैक वगैरह आता है, उसके अंदर भी इस्तेमाल होता है। ब्रेकफास्ट के लिए सीरियल्स आते हैं, राइस वाइन हो गया, राइस लिकर हो गया, सेक हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई जहाँ पर इस टूटे हुए चावल का यूज़ किया जाता है। तो इंपॉर्टेंस तो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। क्लियर हो गई बात। अब क्वेश्चन ये आता है कि सरकार ने आखिरकार इसके एक्सपोर्ट के ऊपर, निर्यात के ऊपर बैन क्यों लगाया। पहली चीज़ यहाँ पर अनयूजुअल राइस इन एक्सपोर्ट, मतलब पिछले कुछ समय में ये जो टूटे हुए चावल हैं इसका एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा था, 42 टाइम्स इंक्रीज हो चुका था। अप्रैल से लेकर अगस्त 2022 के बीच में देखें तो लगभग 21.31 लाख मैट्रिक टन्स के आसपास का ये एक्सपोर्ट देखने को मिला है। तो एक्सपोर्ट लगातार इंक्रीज हो रहा था। चाइना बहुत सारा ये टूटा हुआ चावल खरीद रहा था, भारत के अंदर शॉर्टेज ना हो जाए, इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर इसके ऊपर बैन लगाया। दूसरा, पॉसिटी इन डोमेस्टिक मार्केट। देखो, ये जो ब्रोकन राइस है ना, ये हमारे यहाँ पर अवेलेबल प्रॉपरली है नहीं। जो हमारी पोल्ट्री एरिया है, जो मुर्गी पालन करते हैं, वहाँ पर भी इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, इसी टूटे हुए चावल का इस्तेमाल किया जाता है। इथानॉल जब बनाते हैं तो भी यहाँ पर टूटे हुए चावल का यूज़ होता है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया में भी यूज़ करेंगे और हमारे लिए इतना ज़्यादा ब्रोकन राइस अवेलेबल है ही नहीं
कि हम लोग पोल्ट्री में भी यूज़ कर सकें और इथेनॉल में मिला भी सकें। दैट इज़ वाई हम लोगों ने देखा कि भैया हमारे यहीं पर शॉर्टेज हो रहा है, हम लोग अपने यहाँ पे प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा देंगे। वही काम किया गया, एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। अब वो चावल हम लोग अपने कंट्री के अंदर यूज़ कर पाएंगे। क्लियर बात हो गई। आई होप आपने बहुत अच्छे से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लिया इस टॉपिक को। फिर बात आती है डिक्लाइन इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। पिछले कुछ समय में एक दिक्कत और आई है, वो दिक्कत यह है कि हमने खारिफ सीजन में ये देखा है कि जो हमारी चावल की खेती है ना, वो लगातार कम हुई है। अब की बार का प्रोडक्शन बहुत कम है, बहुत सारे रीज़न है उसके पीछे। देखो अब की बार स्टेट्स के अंदर क्योंकि इतनी अच्छी बारिश नहीं हुई, प्लस अब की बार हीट वेव भी बहुत ज़्यादा था, गर्मी बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी, जिसकी वजह से बहुत सारी फसलें तो डैमेज भी हुई हैं। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन अब की बार खुद हमारा कम रहा, तो हम लोग कैसे एक्सपोर्ट कर दें, एक्सपोर्ट करके अपने यहाँ कमी कर दें क्या? तो दैट इज़ वाई यहाँ पर फोकस ये किया गया, एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाया गया और हम लोग अपने कंट्री के अंदर इसका यूज़ करने वाले हैं। क्लियर हो गई बात? आगे आते हैं नेक्स्ट रेलिवेंट आर्टिकल, ऑपरेशन गियरबॉक्स के बारे में जानेंगे। ऑपरेशन गियरबॉक्स आपने थंबनेल में नाम देखा है, क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 से रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे हमारे पास में सिलेबस में कुछ टॉपिक है, खासकर जीएस पेपर नंबर 2 के अंदर हेल्थ का टॉपिक है, ये काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है। अब ये ऑपरेशन गियरबॉक्स ये क्या है मैं आपको बता दूं, ये ड्रग से संबंधित है, ठीक है ना। अभी समझेंगे कैसे। तो हुआ ये कि जो DRI है, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन गियरबॉक्स को किया है लॉन्च। इस ऑपरेशन गियरबॉक्स को लॉन्च करने का पर्पज़ है कि जो ड्रग्स यानी जो हेरोइन की स्मगलिंग है उसको रोका जाए, और हेरोइन की स्मगलिंग रोकी भी गई। आपको पता होना चाहिए कोलकाता पोर्ट से, कोलकाता का जो बंदरगाह है, बंदरगाह से जहाँ से बहुत सारा जो ड्रग्स मतलब भेजा जा सकता है ना, ट्रांसपोर्ट करवाया जा सकता है, तो उस बंदरगाह से लगभग 40 किलोग्राम के आसपास हेरोइन को पकड़ा गया है, सीज़ किया गया है। कॉन्ट्राबैंड वगैरह जो भी हमारे ड्रग्स है वो यहाँ पर सीज़ करे गए। और आपको पता होना चाहिए जो हेरोइन है ना, ये खुद यहाँ पर बैन है। यहाँ पर आप कह सकते हो जो NDPS एक्ट है, NDPS एक्ट जिसका मतलब है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, इसके अंदर में इसको यहाँ पर इस एक्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पर इसको जब्त किया गया है। और NDPS एक्ट डायरेक्टली रोक लगाता है कि भैया ड्रग्स का कंजम्पशन इंडिया के अंदर पूरी तरह से रोक दिया जाए। ठीक बात हो गई, ये बात समझ में आ गई। तो ये जो ड्रग्स पकड़े गए हैं ना कोलकाता पोर्ट से, वो ऑपरेशन गियरबॉक्स के अंदर पकड़े गए हैं। अब बात ये आती है कि सर ये ऑपरेशन गियरबॉक्स है क्या। देखो ऑपरेशन गियरबॉक्स को कंडक्ट किया गया था ताकि जो ड्रग्स को छुपाकर, गियर बॉक्सेस के अंदर ड्रग्स को छुपाया जा रहा था, छुपा कर सप्लाई हो रही थी, तो उसी को डिटेक्ट करना, दैट इज़ वाई यहाँ पर गियर बॉक्स नाम दिया गया। जब आप लोग देखोगे ना तो कुछ इस प्रकार से आपको गियर बॉक्स देखने को मिलते हैं। तो इन गियर बॉक्स के अंदर यहाँ पे इस प्रकार से ड्रग्स को छुपा दिया गया और इनको वापस से रिफिट कर दिया गया। तो ये एक कंसर्न दिखाई पड़ रहा था। तो हुआ ये, अब डिटेक्ट किया गया, मिला ये हम लोग को, और हमने देखा गियर बॉक्स बहुत सारे मिलते रहे, और इस प्रकार से गियरबॉक्स मिलते रहे, उनको खोल कर देखा गया तो सबके अंदर ड्रग्स पाया गया। दैट इज़ वाई इसको जो नाम दिया गया है वो है ऑपरेशन गियरबॉक्स। क्लियर हो गई बात? चलो आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ड्रग्स की, कि किस किस तरीके से ड्रग्स की सप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। जो ड्रग एडिक्शन है ना भारत के अंदर, वो ऑलरेडी बहुत बड़े स्तर पर है, बहुत ऊँचे स्तर पर है। ड्रग एडिक्शन लगातार इंक्रीज हो रहा है इंडिया के अंदर। उसके पीछे का रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर यह है कि इंडिया एक सैंडविच वाली कंडीशन में है। सैंडविच वाली कंडीशन का मतलब यह है कि इंडिया के ऊपर और नीचे दोनों तरफ कुछ कंट्रीज आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओपीएम का प्रोडक्शन करती हैं, जो अफीम होता है, ड्रग्स होता है, उसका प्रोडक्शन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो दोनों तरफ कंट्रीज़ हैं ना, वो बेसिकली दो पर्टिकुलर ग्रुप में बांटी गई हैं। एक है गोल्डन ट्रायंगल और एक है गोल्डन क्रीसेंट। बीच में आपको देखने को मिलेगा इंडिया। अब इंडिया के इधर राइट साइड में जब आप लोग गोल्डन ट्रायंगल को देखते हो तो गोल्डन ट्रायंगल में बेसिकली 4 कंट्रीज आती हैं, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार, जिसको बर्मा के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन क्रीसेंट में आपको 3 कंट्रीज देखने को मिलती हैं। यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो आपको इन 7 की 7 कंट्रीज का नाम ध्यान रखना है। होता यह है, पूछ लिया जाएगा गोल्डन ट्रायंगल के अंदर, गोल्डन क्रीसेंट के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो कंट्रीज है ना, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा ओपीएम को प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज़ हैं। यहीं पर सबसे ज़्यादा ड्रग्स का प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा अफीम का प्रोडक्शन होता है। अब होता है तो यहाँ से सप्लाई भी होता है। इंडिया के जो पोर्ट हैं, खासकर यहाँ पे मुंद्रा पोर्ट के ऊपर आप देखोगे कितनी सारी सप्लाई होती है। बहुत सारे पोर्ट हैं जहाँ पर बहुत सारे ड्रग्स पकड़े जाते हैं। क्लियर बात हो गई। तो गोल्डन ट्रायंगल के अंदर कौन से देश हैं, गोल्डन क्रीसेंट के अंदर कौन से देश हैं, ये हमने कवर कर लिया।
अब अगर हम लोग वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग बात करें, ध्यान रखना ये लेटेस्ट रिपोर्ट है 2022 वाली, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है दुनिया का एक बहुत बड़ा मार्केट आपको देखने को मिलता है इंडिया, खासकर ड्रग्स के मामले में बहुत ज़्यादा सप्लाई आपको देखने को मिलेगी। फिर उसी के साथ साथ वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के बाद में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है दैट इज़ NCRB, इन्होंने भी बताया कि साल 2020 के अंदर लगभग टोटल 59,806 केसेस को लॉन्च किया गया है अंडर द NDPS एक्ट। NDPS एक्ट क्या करता है? ड्रग्स के कंजम्पशन को रोकने का काम करता है। तो इस NDPS एक्ट के अंदर ही 60,000 के आसपास केस रजिस्टर करे गए थे 2020 में, मतलब कहीं ना कहीं ड्रग्स वाले केसेस निकल कर आए थे इतने सारे। फिर उसके बाद में इसके अलावा जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, एम्स की रिपोर्ट भी आती है। एम्स की रिपोर्ट आती है 2019 की, वो ये बोलती है लगभग 3.1 करोड़ के आसपास जो कैनबीज यूज़र्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे और 2.3 करोड़ के पास ओपियोइड यूज़र्स देखने को मिलेंगे, यानी भांग और जो अफीम है उसके यूज़र्स बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो ड्रग्स का जो एक तरीके से प्रॉब्लम है वो इंडिया में बहुत बड़े स्तर पर है, ये हम लोग कह सकते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से इनिशिएटिव से कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि ड्रग्स के कंजम्पशंस को रोकने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आता है पहला सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा है नेशनल ड्रग एब्यूज़ सर्वे, फिर है NDPS एक्ट 1985, देन नशा मुक्त भारत। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इनिशिएटिव्स हैं जो कि यहाँ पे ड्रग्स को रोकने का काम करते हैं इंडिया के अंदर में। ये तो इनिशिएटिव हो गए। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि ये तो यहाँ पे हमारी सरकार के थ्रू चलाए जाने वाले इनिशिएटिव है। अब इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया भर में कौन कौन से कन्वेंशन से इंपॉर्टेंट ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि ड्रग्स के कंजम्पशन को रोकने का काम करते हैं। तो उसमें पहला है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन नारकोटिक्स ड्रग 1961, फिर है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, फिर है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट illicit ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, देन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम। अब बेसिकली यहाँ पर जितने भी कन्वेंशंस हैं इन सभी के नाम मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इंडिया इनका सिग्नेटरी है, इंडिया ने यहाँ पर इनको साइन कर रखा है। साइन करने का पर्पज़ यहाँ पर यही है कि ड्रग अब्यूज़ को कॉम्बैट किया जाए, इससे लड़ा जाए। क्लियर बात हो गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है, बहुत मज़ा आया है, सब कुछ यहाँ पे कवर कर लिया है। बाकी धीरे धीरे कोशिश करते रहेंगे हम लोग वीडियोज़ को रेगुलर लेकर आते रहें और आपको यहाँ पर ये कॉन्टेंट रेगुलर बेसिस पर मिलता रहे। क्लियर हो गया। नाउ इसी के साथ में मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।